नमस्ते छात्रों। आज हम एनसीईआरटी अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का व्याख्यान भाग 3 पढ़ेंगे। हम अनुभाग 2.2.2 से 2.2.3 तक पढ़ेंगे। तो आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह हमारा अस्वीकरण है। आज का जो उद्देश्य है, आज का सीखने का उद्देश्य क्या है? तो आज के पाठ को समझने के बाद, आज के पाठ में भाग लेने के बाद आप क्या सीखने में सक्षम होंगे, आइए देखते हैं। इस पाठ में शामिल होने पर आप निलंबन, कोलाइडल विलयन और टिंडल प्रभाव के कॉन्सेप्ट और उनकी गुणों को समझ पाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से विषय हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अनुसार। तो सबसे पहले है अनुभाग 2.2.2 जिसमें हम समझेंगे कि निलंबन क्या होता है। फिर है हमारा अनुभाग 2.2.3 यानी कोलाइडल विलयन क्या होता है। फिर हम कुछ पाठ्यनिहित प्रश्न 1 से लेकर 3 तक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। हमारे सबसे पहले निलंबन यानी सबसे पहले अनुभाग निलंबन के साथ। तो हमारा पहला विषय जो है, जो हम आज शुरू कर रहे हैं, वह है निलंबन। तो क्या होता है निलंबन? तो निलंबन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो निलंबन है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें जो विलेय के कण होते हैं वो हमारे पूरे माध्यम में बिना घुले मौजूद रहते हैं और निलंबित रहते हैं, इसीलिए हम इसको निलंबन कह रहे हैं। अब क्योंकि जो विलेय के कण हैं वो घुलते नहीं हैं निलंबन में, इसीलिए जो निलंबन के कण हैं हम उन्हें अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, वह आसानी से आंखों से दिखाई पड़ते हैं। निलंबन के कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है निलंबन के? पहला उदाहरण है पानी में चॉक पाउडर। अब आपने पानी लिया, उसके अंदर चॉक आप सभी ने देखी होगी। तो चॉक हमारे विद्यालयों में, स्कूल में इस्तेमाल की जाती है। चॉक के पाउडर को, उसके पाउडर को जब हम पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? पहली बात तो वो घुलता नहीं है ना, वो उसी पानी में निलंबित रहते हैं। चॉक के कण उसी पानी में वह घूमते रहते हैं और यह सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप आसानी से पानी के अंदर चॉक के पाउडर के कणों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। तो जो पानी में चॉक पाउडर हमारा घोलना है, ये जो विलयन है वो क्या है? एक निलंबन का उदाहरण है। अगला उदाहरण है गंदा पानी, या फिर आप कह सकते हैं कि मिट्टी का पानी, है ना। आप मिट्टी लेंगे, सूखी मिट्टी लीजिए और उसको पानी में घोल दीजिए, वो घुलेगी? नहीं घुलेगी, और जो पानी है वो गंदा हो जाएगा और हम अपनी आंखों से आसानी से उस मिट्टी के कणों को भी देख पाएंगे। और ये क्या है? यह निलंबन का एक गुण है और ये इसीलिए गंदा पानी निलंबन का एक उदाहरण है। निलंबन का अगला उदाहरण है पानी में आटा। पानी में जब आप आटे को घोलते हैं तो आटे के जो कण हैं वह पानी में घुलते नहीं है और बिना घुले ही तैरते रहते हैं, ठीक है, वो उसमें मिश्रित नहीं होते। तो इसीलिए निलंबन को हम एक विषमांगी मिश्रण कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी उदाहरण अभी हमने देखे उसमें किसी में भी जैसे चॉक पाउडर है, गंदा पानी में जो मिट्टी के कण हैं, या फिर पानी में आटा में जो आटे के कण हैं, वह क्या कर रहे हैं? पानी में नहीं घुल रहे हैं और इधर उधर पानी में ही घूम रहे हैं और हम उन्हें आसानी से अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, इसीलिए ये सब निलंबन के एक उदाहरण है। आपको एक छवि दिख रही है, एक चित्र दिख रहा है। यह चित्र हमें निलंबित विलेय कणों को दिखा रहा है ना। आपको दिख रहा है कि ये जो नीले रंग की हरे विलयन में जो नीले रंग की बिंदु बनी है, ये नीले रंग की बिंदुएं क्या कर रही हैं? विलेय के कणों को
प्रदर्शित कर रही हैं, है ना। तो ये हमारा एक निलंबन हो रहा है। निलंबन, हमारे पास एक मिश्रण तैयार है जिसमें जो निलंबित विलेय के कण हैं वह इधर उधर घूम रहे हैं, जिन्हें हम आसानी से देख भी पा रहे हैं। तो ये चित्र जो है वो एक निलंबन के अंदर निलंबित विलेय कणों को दर्शा रहा है। तो चलिए अब निलंबन के कुछ गुणों पर चर्चा करते हैं। तो मुख्य गुण निलंबन का यह है कि जो निलंबन है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दो तरीके के मिश्रण होते हैं, विषमांगी, क्षमांगी। और जो निलंबन है वो हमारा एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस निलंबन के अंदर जो कण होते हैं वह घुलते नहीं हैं और घूमते रहते हैं बिना घुले हमारे विलयन में। अब अगर हम निलंबन के अगले गुण की बात करें तो वह है कणों का आकार। यानी निलंबन में जो कण होते हैं, जो कण मौजूद होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, वह इतने बड़े होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है और हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, बिना किसी मशीन या बिना किसी आप कह सकते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी से हम बहुत छोटे कणों को भी देख सकते हैं, है ना। तो हमें ऐसी किसी भी चीज की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा आंखों से, नग्न आंखों से भी निलंबन के कणों को आसानी से देख सकते हैं, इनके कणों के बड़े आकार के कारण। अगला जो निलंबन का गुण है वह है कि यह प्रकाश को परिकिरणित करते हैं। है क्या मतलब है इस बात का? जब किरण निलंबन से गुजरती है ना, जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को निलंबन से गुजारते हैं तो यह जो निलंबन के कण है वह प्रकाश की किरण को परिकिरणित करते हैं और उसके पथ को और उसके मार्ग को दृश्यमान बनाते हैं। यानी जब एक प्रकाश की किरण निलंबन से गुजरती है तो हम आसानी से उसके मार्ग को देख सकते हैं उस निलंबित के अंदर भी, है ना। तो ये सबसे जरूरी हमारी गुण है निलंबन का कि यह प्रकाश परिकिरण प्रतिक्रिया दिखाता है। यानी जो प्रकाश के कण है ना, जो निलंबन के कण हैं वो प्रकाश को परिकिरणित करते हैं। अगला हमारा गुण आता है स्थिरता। अगर हम स्थिरता की बात करें तो निलंबन को अस्थिर माना गया है, यानी ये अस्थिर होते हैं। क्यों? इनका जो कारण है वो यही है कि इनमें विलेय के जो कण हैं वह नहीं घुलते हैं और निलंबन को ऐसे ही अगर हम बिना अस्त व्यस्त किए, बिना छेड़े छोड़ दें कुछ समय के लिए तो क्या होगा, जो विलेय के कण हैं वो अलग हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निलंबन है वह स्थिर तो बिल्कुल नहीं होता। अगला और आखिरी हमारा गुण जो निलंबन का दिया गया है वह है पृथक्करण। यानी जो विलेय के कण हैं उनका आकार बड़ा होने के कारण निलंबन में वह दृश्यमान होते हैं और इन कणों को मिश्रण में छानन विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्यों किया जा सकता है? छानन विधि हम तभी इस्तेमाल करते हैं ऐसे कणों के लिए जिनका आकार बड़ा हो, है ना, जो छानन विधि से आसानी से विलेय के कण विलयन से अलग किए जा सके, है ना। तो क्योंकि निलंबन में कणों का आकार काफी बड़ा है, इतना कि हम अपनी नग्न आंखों से उन्हें देख सकते हैं आसानी से, इसीलिए इन कणों को हम मिश्रण से एक छानन विधि का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमने अभी पढ़े ये क्या थे? ये थे निलंबन के गुणधर्म। क्या था? निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, उसका कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि हम उसे अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। प्रकाश प्रकिरण जो है वो निलंबन के कण दिखाते हैं, जिससे प्रकाश की जो किरण जब निलंबन से गुजरती है तो वह उसके पथ को दृश्यमान बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो निलंबन है वह अस्थिर होता है और अंतिम में हमने ये देखा कि क्योंकि इनके कणों का आकार इतना बड़ा है विलेय के कणों का, इस वजह से निलंबन को आसानी से निलंबन में विलेय के कणों को हम आसानी से मिश्रण में से छानन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे निलंबन के गुण।
आइए अब कोलाइडल विलयन के बारे में समझते हैं कि जानते हैं कि जो कोलाइडल विलयन है उसकी परिभाषा क्या है और इसके घटकों के बारे में भी पढ़ते हैं। कोलाइडल विलयन एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो कण है उनका आकार विलयन और निलंबन के कणों के आकार के बीच में आता है। तो जो कोलाइडल मिश्रण है या कोलाइडल विलयन है वह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें जो विलय के कण होते हैं वह विलयन के कणों और निलंबन के कणों के आकार के मध्यवर्ती पाया जाता है या पाया गया है। और जो कोलाइडल विलयन है इसके ये एक मतलब दिखाई तो ये समांगी मिश्रण पड़ता है लेकिन वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण होता है ना। तो कोलाइडल विलयन की ये बहुत जरूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि जो कोलाइडल विलयन होता है क्योंकि इसके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार और निलंबन के कणों के आकार के बीच में आता है, इसीलिए यह दिखाई तो एक समांगी मिश्रण पड़ता है लेकिन असल में यह एक विषमांगी मिश्रण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो कण हैं उनका आकार ना तो विलयन के कण जितना छोटा है और ना ही निलंबन के कण जितना बड़ा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक विषमांगी मिश्रण है, समांगी दिखने में प्रतीत हो सकता है लेकिन है ये विषमांगी मिश्रण। अब कोलाइडल विलयन के क्या मुख्य घटक है चलिए देखते हैं। तो कोलाइडल है, जो कोलाइडल विलयन है उसके दो घटक होते हैं। पहला घटक है हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था एक विलय जैसा घटक है और यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं ये वो विलय है या कण है जो हमारे पूरे मीडियम में एक समान तरीके से बिखरे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा घटक है कोलाइडल विलयन का वो है परिक्षेपण माध्यम। यह घटक एक विलायक की तरह काम करता है और यह वह माध्यम है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण निलंबित रहते हैं, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण घटक हैं कोलाइडल के, परिक्षिप्त प्रावस्था जो एक विलय जैसा घटक है और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, यह वह माध्यम है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण निलंबित रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कोलाइड के गुणों पर चर्चा करते हैं कि कोलाइड के क्या गुण हैं। अभी हमने पढ़े निलंबन के गुण, अब हम पढ़ते हैं कोलाइड या कोलाइडल विलयन के गुण। सबसे पहला इसका गुण है कि ये विषमांगी होता है। अब कोलाइडल विलयन की एक खासियत है कि एक ऐसा मिश्रण है जो दिखता तो समांगी मिश्रण है लेकिन असल में ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब दिखने में अगर समांगी है तो होता विषमांगी क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कण है, इसमें जो मौजूद कण होते हैं उनका आकार विलयन के लिए जितना छोटा, मतलब जितना विलयन के कणों का आकार छोटा भी नहीं होता और निलंबन के कणों के आकार जितना बड़ा भी नहीं होता, कहीं बीच में, कहीं मध्य में आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक विषमांगी मिश्रण है, यानी इसके जो कण है, जो कोलाइड के कण हैं वो घुलते नहीं है ना, वो बिखरे रहते हैं लेकिन वह इतनी समानता से बिखरे रहते हैं कि जो कोलाइडल विलयन है वो दिखने में हमें समांगी लग सकता है लेकिन असल में एक विषमांगी मिश्रण होता है। अगला हमारा गुण है कण का आकार। तो एक कोलाइडल विलयन में जो कण है वो आकार में ना तो बहुत छोटे होते हैं जैसे कि विलयन के कण होते हैं और ना ही आकार में इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम आंखों से देख सके जैसे कि निलंबन में होते हैं। तो ये कहीं मध्य में आते हैं। तो मिश्रण में लेकिन ये समान रूप से फैले रहते हैं और यही कारण है कि ये समांगी प्रतीत होते हैं पर असल में विषमांगी होते हैं। अगला हमारा गुण है कोलाइडल का प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो कोलाइडल विलयन है, कोलाइडल के जो कण है वह प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। इसी के कारण यह टिंडल प्रभाव भी दिखाई देता है इनमें। और मिश्रण में प्रकाश का जो पथ है, जो मार्ग है, वह दृश्यमान हो जाता है। तो ये जो गुण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कोलाइडल विलयन का कि यह प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जो कोलाइडल कण है वह प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और इसीलिए
उनसे गुजरने यानी कोलाइडल विलयन से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है उनका पथ दृश्यमान हो जाता है। इसीलिए ये टिंडल प्रभाव भी दिखाते हैं। अगला हमारा है स्थायित्व, यानी कितने ये स्थायी हैं, अस्थायी हैं। तो जो कोलाइड विलयन है उनको हम कहते हैं कि ये कुछ स्थायी होते हैं, क्योंकि जब इसे बिना अस्त व्यस्त किए छोड़ दें, अगर हम एक कोलाइडल विलयन लें और बिना अस्त व्यस्त किए उसे ऐसे ही रख दें, तो जो कोलाइडल के कण हैं वह नीचे नहीं बैठते हैं। हालांकि जो निलंबन के कण थे, क्योंकि उनके कणों का आकार काफी बड़ा था, जो हम अपनी आंखों से भी देख सकते थे, इसी वजह से अगर हम उसे अस्त व्यस्त निलंबन को अगर हम अस्त व्यस्त करके छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, उसके जो कण है वह नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन कोलाइडल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इसे स्थायी कह रहे हैं। ठीक है, तो जो कोलाइडल है वह काफी स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कण है वह अगर हम कोलाइडल विलयन को अस्त व्यस्त करके छोड़ दें, तो उसके जो कण है वह घुले रहते हैं अभी भी, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं पूरे माध्यम में, लेकिन नीचे नहीं बैठते हैं। इसीलिए हम इसे एक स्थायी विलयन कह रहे हैं। अगला हमारा गुण आता है पृथक्करण। तो जो कोलाइडल कण होते हैं उनके मिश्रण को हम किसी छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। तो कोलाइडल विलयन से उसके कणों को अलग करने के लिए हम छानन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इनके पृथक्करण के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये हमने जो पढ़े ये थे कोलाइडल के गुण। पहला कि ये एक विषमांगी मिश्रण है। हाँ, दिखने में समांगी है, लेकिन होता असल में विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इसके कणों का जो आकार है, जो कोलाइड के कण होते हैं वह ना तो इतने छोटे होते जितने विलयन के कण होते हैं, और ना ही इतने बड़े होते कि जितने निलंबन के कण होते हैं, मध्य में आते हैं। और अगला हमारा गुण है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी जो कोलाइड के कण है वह प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। उसके बाद है स्थिरता। तो कोलाइडल जो विलयन है वह काफी स्थिर होता है। और उसके बाद है पृथक्करण। तो कोलाइड के कणों को मिश्रण से अलग करने के लिए हम छानन विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल उपयोग करते हैं, जिसे हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अब चलिए टिंडल प्रभाव की परिभाषा देखते हैं। तो कोलाइडल कण निलंबन से प्रकाश, आप बोल सकते हो कि जो कोलाइडल कण है या फिर फाइन निलंबन है ना, काफी सटीक निलंबन, इनसे प्रकाश किरण के प्रकीर्णन प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इससे ही प्रकाश का किरण दृश्यमान हो जाता है। तो जब हम किसी कोलाइड के कण में प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, प्रकाश को वह प्रकीर्णित करते हैं, जिससे उसके अंदर जो हमारा विलयन है उसके अंदर, यानी आप कह सकते हैं कोलाइडल विलयन है, उसके अंदर जो है वो प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई पड़ता है। इसी को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव को आप रोजाना की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? तो टिंडल प्रभाव को एक कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश किरण के आने पर भी देखा जा सकता है। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और उसमें कोई छोटा छिद्र है उसकी दीवार में, और वहां से कोई सूर्य रोशनी आ रही है, तो आप वहां पर भी टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमरे में हवा में धूल के कण मौजूद होते हैं। अब जब छिद्र से सूर्य की रोशनी या आने वाले प्रकाश की किरण जब इन धूल के कणों से टकराती है तो वह बिखर जाती है, और प्रकाश किरण का जो मार्ग है वह हमें दिखाई देने लगता है, और यही टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव को हम घने जंगल की वन क्षेत्र में भी देख सकते हैं। यहाँ जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वह कोहरे से होकर, धुंध से होकर बिखर जाता है, और हमें जो सूर्य की रोशनी है उसका मार्ग दिखाई पड़ता है। तो जो हमारा जंगल होता है वहां पर जो तापमान है वो कम होता है ना। तापमान कम होता है, इस कारण जो हवा है, हवा में पानी की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें मौजूद होती हैं, बिखरी रहती हैं, जिनसे
जब सूर्य की किरणें आती हैं और टकराती हैं तो वह बिखर जाती हैं और हमें उनका मार्ग, उन सूर्य की किरणों का मार्ग दिखाई देने लगता है और यही हमारा टिंडल प्रभाव होता है। जो वास्तविक विलयन होते हैं उनमें हम टिंडल प्रभाव को नहीं देख सकते, वह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जैसे कि नमक का पानी, पानी में जब आप नमक घोल देते हैं तो नमक पूरी तरीके से घुल जाता है ना। तो अब ये जो नमक का पानी है यह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके अंदर कण ही नहीं मौजूद है नमक के, है ना। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं उन विलयनों को वास्तविक विलयन उन विलयनों को कहते हैं जिनके विलय कण विलायक में पूरी तरह घुल जाते हैं और प्रकाश की किरण को आप कह सकते हैं बिखेरने के लिए नहीं मौजूद होते हैं, इसीलिए वास्तविक विलयन में हम टिंडल प्रभाव नहीं देखते हैं। यह तस्वीर, यह चित्र आपको दिखाया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि घने जंगल में टिंडल प्रभाव कैसे दिखाई पड़ता है। जहां घने जंगल में जो धुंध है उससे होकर सूरज की किरणों का प्रकाश बिखर रहा है और टिंडल प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम टिंडल प्रभाव को चित्र की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो इस चित्र में टिंडल प्रभाव का उदाहरण दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एक टॉर्च है, टॉर्च से हम प्रकाश को दो बीकर पर डाल रहे हैं। पहला बीकर है कॉपर सल्फेट का विलयन और जो कि एक समांगी मिश्रण है ना। कॉपर सल्फेट इसमें अच्छी तरीके से घुला हुआ है, एक समांगी मिश्रण है, इसीलिए जब टॉर्च से प्रकाश उससे गुजर रहा है तो वह दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। वहीं दूसरे बीकर में एक पानी और दूध का मिश्रण है जो कि एक कोलाइडल विलयन है ना। कोलाइडल विलयन क्यों है? क्योंकि दूध के जो कण है वह पानी में नीचे नहीं बैठते कुछ समय के बाद, है ना, उसमें ही घुले रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये एक कोलाइडल विलयन है। तो इस कोलाइडल विलयन से जब टॉर्च का प्रकाश इस कोलाइडल विलयन पर डाला जा रहा है तो इससे जो प्रकाश की किरण है उनका पथ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम टिंडल प्रभाव भी देख सकते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से टिंडल प्रभाव को समझ सकते हैं। अब कोलाइडल्स का वर्गीकरण करते हैं कि कोलाइडल विलयन किन किन प्रकार का होता है। कोलाइडल को उसके घटकों के अलग अलग प्रावस्था या प्रसार माध्यम की अवस्था, प्रसार माध्यम की अवस्था जैसे कि ठोस, द्रव्य या गैस के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में जो कोलाइडल है वो काफी कॉमन है, काफी सामान्य है। यह सारणी 2.1 कोलाइड के सामान्य उदाहरण के माध्यम से हम कोलाइड्स के घटकों की अवस्था के अनुसार उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए हमें परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, उसका प्रकार और उसके उदाहरण दिए गए हैं, है ना। तो यदि हम परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य ले और माध्यम को गैस करें, है ना, तो परिक्षिप्त प्रावस्था अगर द्रव्य है और परिक्षेपण माध्यम एक गैस है, द्रव्य और गैस, समझ रहे हैं ना आप। तो यह एक प्रकार का एरोसोल विलयन होगा, एरोसोल कोलॉइड बनाएगा और इसका उदाहरण है कोहरा। तो कोहरे में क्या मौजूद होता है? जो इसमें परिक्षेपण माध्यम है वो गैस है यानी हवा, और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य है यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें जो हमारे हवा में मौजूद है, जिससे जो कोहरा बनता है ना। तो ये एक एरोसोल कोलॉइड है, एरोसोल तरीके का कोलॉइड है, इसका उदाहरण है कोहरा। बादल, कुहासा, ये सब इसके उदाहरण है। वहीं अगर हम परिक्षिप्त प्रावस्था को एक गैस लें और परिक्षेपण माध्यम को हम द्रव्य कर दें, यानी अब एक द्रव्य माध्यम में गैस हमारी मौजूद है, एक तरीके से विलय घटक की तरह, है ना, तो हमें एक फोम प्रकार का कोलाइड मिलेगा और इसका उदाहरण है शेविंग क्रीम। जो शेविंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं आप, वह। तो शेविंग क्रीम में क्या होता है? होता वो द्रव्य है लेकिन उसमें गैस के कुछ कुछ कण मौजूद होते हैं, इसीलिए वह फॉर्म बनाते हैं, है ना। तो यह फॉर्म कोलॉइड का एक उदाहरण है। इसी तरीके से आप और भी कोलॉइड के उदाहरण को और उनकी वर्ग अलग अलग प्रकार को समझ सकते हैं।
तो चलिए अब हम एक पाठ्य निहित प्रश्न एक को देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। क्या पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, क्या भेद है, और दोनों के क्या क्या उदाहरण है, और हमें उदाहरण सहित उनका अंतर स्पष्ट करना है। चले हल देखते हैं। तो ये हमें एक टेबल दी गई है ना, एक सारणी दी गई है जिसके माध्यम से हम समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच के अंतर को बता सकते हैं। कई पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि उपस्थिति, परिभाषा, दिखावट, कण का आकार, उदाहरण, है ना, तो ये सब भी दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम समांगी और विषमांगी मिश्रण को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि समांगी मिश्रण जो होते हैं उनके अंदर घटक जो है वो एक समान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए वह समांगी मिश्रण होते हैं, है ना। मगर विषमांगी मिश्रण में इसका उल्टा होता है, उनमें जो घटक है वह एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। अब अगर कणों के आकार की बात करें तो समांगी मिश्रण में कण काफी छोटे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण में जो कण है वह काफी बड़े होते हैं आकार में, और इसीलिए हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं, है ना। और क्योंकि समांगी मिश्रण में बहुत छोटे कण हैं इसलिए वह एक समान रहता है, और विषमांगी मिश्रण में बड़े कण हैं इसलिए वह एक समान नहीं रहता है, और आंखों से भी इसके कण देखे जा सकते हैं। अब अगर हम संगठन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, समांगी मिश्रण पूरे मिश्रण में समान रहेगा, और विषमांगी मिश्रण में संगठन मिश्रण में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है ना। तो उदाहरण क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है पानी में नमक, पानी में चीनी और हवा। पानी में जब आप नमक घोलते हैं तो नमक एक समान तरीके से उसमें बट जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने गिलास लिया, उसमें पानी है, आपने उसमें नमक घोला एक चम्मच, है ना। अब आपने क्या किया, उसको घोल दिया जब तक वो पूरा नहीं घुला, है ना। नमक गायब हो गया है, अब वो पानी में घुल गया है। अब उस पानी को हमने अलग अलग 4 गिलास में कर लिया। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप एक गिलास को उठा के पिएंगे तो वह ज्यादा नमकीन आएगा, दूसरा कम नमकीन आएगा, तीसरा बहुत ज्यादा नमकीन आएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो नमक है वह समान रूप से पूरे पानी में बट जाता है, मिश्र हो जाता है, और इसलिए मिश्रण समान दिखाई पड़ता है। और इसीलिए समांगी मिश्रण का जो उदाहरण है वह है पानी में नमक, और इसी तरीके से पानी में चीनी। विषमांगी मिश्रण के उदाहरण की बात करें तो वह है पानी में रेत, पानी में तेल और सलाद। अब पानी में अगर आप रेत डालोगे तो रेत उसमें मिश्र थोड़ी होगी, वह तो असमान तरीके से उसमें वितरित रहेगी, इधर उधर घूमती रहेगी। तो यह एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी तरह पानी में तेल, पानी और तेल कभी मिश्र नहीं होते हैं। आप पानी में अगर तेल डालेंगे तो वह अलग अलग परतों के साथ अलग हो जाएंगे, है ना, तो वह मिश्र नहीं होंगे, इसीलिए वह एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब हम अगले पाठ्यनिहित प्रश्न 2 को समझते हैं। तो यह प्रश्न हमें यह पूछ रहा है कि सॉल, विलयन और निलंबन एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, कैसे अलग होते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। विलयन और निलंबन की तुलना हमने इस सारणी से के माध्यम से की है ना, और कुछ पहलू का इस्तेमाल किया है, जैसे कि परिभाषा, कणों का आकार, दिखावट यानी रूप, स्थिरता और उदाहरण। इन पहलुओं के माध्यम से हम विलयन, सॉल और निलंबन में भिन्न, और आप बोल सकते हो कि तुलना कर सकते हैं। अब इस तालिका में बताया गया है कि जो विलयन है वह एक समांगी मिश्रण होता है जिसके कण काफी छोटे होते हैं आकार में, और इसी वजह से वह दिखाई नहीं देते हैं। यह विलयन स्थायी होता है, और इसका उदाहरण है नमक का घोल। सॉल की बात करें तो सॉल एक कोलाइडल मिश्रण है, कोलाइडल विलयन होता है जिसमें जो ठोस है वो विलय है, और वह द्रव्य में फैला रहता है, माध्यम हमारा द्रव्य है। कणों का आकार
विलयन के कणों के आकार से काफी अधिक होता है सोल में, और सोल स्थायी होता है क्योंकि इनके जो कण है वह अस्त व्यस्त किए बिना, अस्त व्यस्त करने के बाद, है ना, आप अगर एक सोल को लें और उसे थोड़ी देर के लिए रख दे तो उसके जो कण है वह नीचे नहीं बैठते, वह उसी में घूमते रहते हैं, है ना, असमान तरीके से। तो सोल जो होता है वह स्थायी माना जाता है। स्थायी इसीलिए क्योंकि उसके कण नीचे नहीं बैठते। और उदाहरण है सोल का पेंट या फिर रक्त। हमारा जो रक्त है वह भी एक सोल का उदाहरण है। अब निलंबन की बात करें तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण हैं उनका आकार काफी अधिक होता है, इतना अधिक कि हम उन्हें अपनी आंखों से, अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इसीलिए निलंबन अस्थायी होता है, क्योंकि अगर आप इसे रखते हैं तो इसके जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, है ना। ये बादल जैसा या कीचड़ जैसा होता है, और इसका उदाहरण है कीचड़ वाला पानी और पानी में घुला हुआ आटा। अब हम अगला पाठ्यनिध प्रश्न 3 देखते हैं। तो यह प्रश्न हमें पूछ रहा है कि यदि हम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम पानी में 293 केल्विन तापमान पर घोलें तो उस विलयन की सांद्रता क्या होगी। यानी हमें सांद्रता बतानी है ऐसे विलयन की जिसमें हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए हम सांद्रता का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो हमें जो सोडियम क्लोराइड कितना है वह दिया गया है, जल कितना है वह दिया गया है, तापमान कितना है वह भी दिया गया है। तो हम सांद्रता निकालते हैं, हल देखते हैं। सबसे पहले हम वह चीजें लिखेंगे जो हमें प्रश्न में पहले से दी गई हैं। तो सोडियम क्लोराइड का हमें वजन दिया गया है जो कि हमारा विलय है ना। तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान क्या दिया गया है, 36 ग्राम। उसके बाद जल जो कि हमारा विलायक है, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोल रहे हैं, तो जल विलायक सोडियम क्लोराइड विलय। जल का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम। तापमान दिया गया है 293 केल्विन। अब हमें सांद्रता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान पता करना पड़ेगा, है ना। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलयन हमारा विलय और विलायक को मिला के बनता है, और विलय विलायक क्या है हमारे, सोडियम क्लोराइड और जल। तो हम विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं, और हमें दिए गए मानों के हिसाब से इस सूत्र में, विलयन के द्रव्यमान के सूत्र में हमें चीजें रखनी है। जैसे विलय जो है हमारा वो सोडियम क्लोराइड है और उसका द्रव्यमान हमें 36 ग्राम दिया गया है, तो हम लिखेंगे 36 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान हमें दिया गया है 100 ग्राम। विलायक कौन है, जल। तो जल का द्रव्यमान हमें दिया गया है 100 ग्राम, तो हम लिखेंगे 100 ग्राम। अब 36 और 100 ग्राम को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 136 ग्राम, है ना। और ये जो 136 ग्राम है ये हमारा विलयन का द्रव्यमान आ गया, क्योंकि विलयन विलय और विलायक को मिलाकर बनता है, और विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान मिलाकर हमारे पास विलयन का द्रव्यमान आ गया है जो है 136 ग्राम। अब हमें सांद्रता का पता है कि सांद्रता का वॉल्यूम फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान, हम इसे भाग करेंगे विलयन के द्रव्यमान से और फिर उसमें गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। प्रतिशत में हमारा जवाब आएगा, तो उत्तर आएगा। तो जो सांद्रता है उसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि विलय का द्रव्यमान जिसे हम भाग करेंगे विलयन के द्रव्यमान से जो हमने अभी अभी निकाल लिया है, और फिर इस पूरे को हम गुणा करेंगे 100 से। हमें पता है विलय क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, जिसका द्रव्यमान है 36 ग्राम। तो हम विलय के द्रव्यमान की जगह 36 ग्राम लिख देंगे, फिर हम इसे भाग करेंगे विलयन के द्रव्यमान से। विलयन का द्रव्यमान हमने निकाला 136 ग्राम, तो 36 भाग किया इसको 136 से, और फिर इस पूरी चीज को गुणा किया 100 से, तो हमारी सांद्रता आ जाएगी। सांद्रता क्या आएगी, तो सांद्रता हमारी इस पूरी गुणा से आएगी
26.47%। ठीक है, यही हमें निकालनी थी, सांद्रता निकालनी थी दिए गए द्रव्यमानों पर, है ना, विलेय और विलायक के। तो हमारी सांद्रता, हमारे विलयन की सांद्रता आ गई है 26.47%। और इसका मतलब यह हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सांद्रता 293 केल्विन तापमान पर लगभग 26.47% है, और यही हमारा अंतिम उत्तर है। तो अंत में हम आज के पाठ का मुख्य बिंदु को एक बार चर्चा कर लेते हैं सारांश में। निलंबन, हमने देखा था कि निलंबन क्या होता है। निलंबन तब बनता है जब अविलीय ठोस कण द्रव्य में परिक्षिप्त होते हैं और बस जाते हैं। ठीक है, यानी एक अघुलनशील ठोस कण एक द्रव्य में परिक्षेपित होते हैं जो स्थिर रहने पर नीचे बैठ जाते हैं, और यही निलंबन का निर्माण करते हैं। इसे ही हम निलंबन कहते हैं। उदाहरण क्या है निलंबन का? पानी में चॉक पाउडर। पानी में जब आप चॉक पाउडर घोलोगे तो चॉक पाउडर क्या होंगे? वह इधर उधर घूमते रहेंगे, और अगर आप पानी को ऐसे ही छोड़ दोगे तो चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो अघुलनशील ठोस कण द्रव्य में परिक्षेपित हैं। उसके बाद हमने देखा कोलाइडल विलयन के बारे में। कोलाइडल विलयन तब बनता है जब एक बड़े आकार के अविलेय ठोस कण द्रव्य में परिक्षिप्त होते हैं। तो इनके जो कण है उसका जो आकार है वह भी बड़ा ही है, लेकिन निलंबन के कणों जितना बड़ा नहीं होता है। उदाहरण है दूध, धुआं और रक्त। ये तीनों ही एक कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं। उसके बाद हमने समझा टिंडल प्रभाव को। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि कोलाइडल के कणों द्वारा प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का परिकिरणित होना, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे सके, यही हमारा टिंडल प्रभाव होता है। और जो वास्तविक विलयन है, जरूरी बात क्या समझी हमने कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो विलेय के कण है वह विलायक में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और वह प्रकाश के कण को परिकिरणित नहीं कर पाते, इसलिए वास्तविक विलयन में यह प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के पाठ में बस इतना ही।